नमस्कार। आपको पिछली जो वीडियो था उसमें मिस्र की चित्रकला के बारे में बताया गया, जिसमें किस तरह से कबीलों से शुरू होकर नगर राज्यों की स्थापना हुई और ये नगर राज्य लगभग नदी घाटी की सभ्यताओं के रूप में विकसित हुए थे। और यहाँ इनका जो जो अंत्येष्टि का मुख्य केंद्र हुआ करता था वो मकबरा होते थे और राज्य के विशाल रूप ही इनके पिरामिड कहे जाते थे। इस काल का इतिहास हमने पिछले वीडियोज़ में देखा कि 3000 वर्ष पूर्व से व्यवस्थित रूप में इनका इतिहास मिलता है। ये संपूर्ण कला मृतकों की पुस्तक में वर्णित मरणोपरांत जीवन के आधार पर विकसित हुई थी। इनकी अब हम बात करें कि इनकी प्रारंभिक खोजें के बारे में भी हमने पिछले उस वीडियोज़ में बताया था कि सन 1798 ईस्वी में रोजेता की शिला मिली, जिस पर मिस्री लिपि के साथ 2 अन्य लिपि भी मिली। इसी मिस्री इतिहास की कई बातें सामने आती है, यानी रोजेता की शिला जिस पर जो मिली थी उससे यहाँ के इतिहास की काफ़ी कुछ जानकारी हमें मिलती है। और इस प्रकार ये खोजों का सिलसिला चलता रहा जो हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया। अब हम यहाँ बात करेंगे मिस्री कला का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन मिस्र की कला मानव जाति की एक आरंभिक तथा महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आरंभ के युगों में मिस्री लोग प्रकृति की शक्तियों का मानवीयकरण करके पूजते रहे। बाद में देवताओं की संख्या बढ़ी और प्रत्येक नगर का एक रक्षक देवता कल्पित हुआ। इसके लिए मंदिर बनवाए गए और इनसे ये विश्वास भी रखा गया कि लोगों का भविष्य इनसे सुरक्षित रहेगा। फ़राओनों देवताओं तथा मरणोपरांत जीवन की आवश्यकताओं का आधार लेकर यह कला धार्मिक एवं मृत्यु संबंधी संस्कारों तथा समाधि गृहों के निर्माण का लक्ष्य लेकर चली। यानी इनका मेन जो लक्ष्य था वो समाधि गृहों का निर्माण करना, उनको सुसज्जित करना, उनको चित्रों से और अलंकरणों से अच्छी तरह से सजाना था। मिस्री लोगों का विश्वास था कि शरीर में 2 आत्माओं का निवास होता है। यानी इनकी जो दार्शनिक जो पहलू था वो ये था कि वो शरीर में 2 आत्माओं का निवास मानते थे। एक का नाम उन्होंने बा रखा और दूसरी का नाम का रखा। बा नाम से जो आत्मा थी उसको वे मानते थे कि यह शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती है और फिर उसी शरीर में लौट कर आती है। दूसरी का नाम का है। यह आत्मशक्ति लौट लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। ये इस प्रकार का विश्वास मिस्र के लोग रखते थे। इसी विश्वास के कारण शरीर को अनेक रसायनों से उपचारित करके पिरामिडों में रखा जाता था और यही कारण था कि जीवन से अधिक मृत्यु का महत्व हो गया और सबको दफनाने, उसके साथ कीमती एवं कलात्मक वस्तुएं रखने और मकबरे आदि की कारीगरी पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। यह भी विश्वास किया जाता था कि जो सूर्य प्रातःकाल जन्म लेता है वह सायंकाल मर जाता है। आकाश की देवी नूत प्रत्येक सुबह नए सूर्य को अपनी गोद में जन्म देती है। ये इस प्रकार की मान्यताएं वहाँ विकसित हुई जिनका वहाँ की कला पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। अब हम बात करते हैं कि मिस्री कला के कुछ इस प्रकार के अभिप्राय विकसित हुए जिनके जाने बगैर हम वहाँ की कला के बारे में नहीं जान सकते। मिस्र वासियों की मरणोपरांत जीवन की कल्पना इसी जीवन पर आधारित थी। अतः समाधियों तथा पूजा गृहों की दीवारों पर जीवन के विविध पक्षों को ही चित्रित किया गया। मिस्री जीवन का केंद्र बिंदु राजा था और देवताओं को उसी का संबंधी समझा जाता था। कलाओं को राजाओं एवं देवताओं की शान शौकत में ही लगाया जाता था।
शिखरों तथा मीनारों को देवताओं का प्रतीक और मूर्तियों अथवा चित्रों को आत्मसात या आत्मा के कर्तव्य अथवा राजा के कार्यों के प्रदर्शन का माध्यम माना जाता था। अतः एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये इन चित्रों को हम चित्रकथा के रूप में हम कह सकते हैं। मिस्री कलाकार अपनी कला में शाश्वतता लाना चाहते थे, अतः उन्होंने और कोई माध्यम उपयुक्त नहीं समझा। पैपिरस आदि पर लिखी गई गाथाएं हजार वर्ष भी नहीं रह सकती थी। पैपिरस एक प्रकार का पौधा और उसकी पत्तियां से एक प्रकार से लिखने के लिए धरातल बनाया जाता था। ग्रंथों का उस पर लिखा जाता था, तो उन पर उनका मानना था कि ये हजारों वर्षों तक नहीं रह सकती। अतः महलों के द्वारों आदि पर भारी पत्थर लगाए जाने लगे और धूप और गर्मी से उनको बचाया भी जाने लगा। भीतर की जो दीवारें रंगों से अलंकृत की जाती थी, यानी मकबरों आदि की जो पिरामिडों की जो दीवारें थी उनको रंगों से अलंकृत किया जाने लगा। युद्ध, न्याय, क्रीड़ा, धर्म कर्म एवं उत्सव आदि के दृश्य बड़ी सूक्ष्मता से और भड़कीले रंगों में अंकित किए जाते थे और हरे, पीले तथा नीले रंगों से दोनों ओर का किनारा बनाया जाने लगा। पूरे भवनों में प्रत्येक स्थान को चमकदार रंगों से रंगा जाता था, यहाँ तक कि छत में भी नीला रंग कर सुनहरी तारे अंकित कर दिए जाते थे। इन सबसे मिस्री कला की अलंकरणात्मक प्रवृत्ति का पता हमें चलता है। प्राय बड़े दृश्य बीच में और छोटे दृश्य चारों ओर अंकित किए गए हैं। इस प्रकार मिस्री कला के दो लक्ष्य यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, इतिवृत्त तथा अलंकरण। यानी दो लक्ष्य सामने आते हैं, एक तो इतिवृत्त और एक अलंकरण। अब हम मिस्री कला कि जो यहाँ पशु पक्षियों का आरंभ में आखेट के विषय लेकर यहाँ चित्रांकन किया गया, जिनमें सिंहों एवं भयंकर पशुओं का अंकन किया गया था। आगे चलकर वे ही विजयी सम्राटों के प्रतीक बन गए। यानी देखा जाए तो प्रारंभ में प्रागैतिहासिक चित्रों से शुरू करते हैं, तो यहाँ प्रारंभ में जिन 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 जानवरों के चित्र बनाए गए उनमें सिंह और जो बड़े आकार के जो पशु थे उनका अंकन किया गया था। आगे चलकर धीरे धीरे वे ही विजयी सम्राटों के प्रतीक चिन्ह बन गए थे। यानी जिनसे वे डरते थे उन्हीं को सम्राटों के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने अपना लिया था। सिंहों, पक्षियों तथा मनुष्यों को छायाकृतियों की भांति अब प्रस्तुत किया गया और हाथ पैरों की दिशा से ही शरीर की स्थिति निश्चित की गई। यानी हाथ पैर किस दिशा में हैं उस दिशा को इंगित करने के लिए उनकी आकृतियों को हम देख पाते हैं। विविध शरीरांगों का संपूर्ण शरीर से कोई एकता का संबंध नहीं दिखाई देता। यानी जो रियलिस्टिकता थी उन आकृतियों में बहुत कम है, यानी वो अपने हिसाब से उन आकृतियों को बनाते थे। कंधे सम्मुख मुद्रा में हैं, पैर पार्श्व मुद्रा में हैं, सिर पार्श्व मुद्रा में है, किंतु नेत्र सम्मुख मुद्रा में हैं। इस प्रकार से उनकी मुद्राएं निश्चित की गई। एक अन्य उत्कीर्ण चित्र में विजेता को सिंह के स्थान पर वृषभ के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। अब हम मिस्री चित्रकला के विकास क्रम को देखते हैं। प्राचीन मिस्र की कला मानव जाति की एक आरंभिक तथा महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आरंभ के युगों में मिस्री लोग प्रकृति की शक्तियों का मानवीयकरण करके पूजते रहे। बाद में देवताओं की संख्या बढ़ी और प्रत्येक नगर का एक रक्षक देवता कल्पित हुआ। इसके लिए मंदिर बनवाए गए और यह विश्वास किया गया कि लोगों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये पहले भी हम बता चुके हैं। अब मिस्री कला के विकास को अगर हम देखना चाहें तो मिस्री कला का विकास
वृश्चिक सम्राट तथा नार्मेन सम्राटों के चित्रों को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों राजाओं के जो मध्य का जो समय था, वहाँ आकृतियों का अध्ययन अगर हम करें तो इन आकृतियों के अध्ययन से इनके विकास क्रम को हम सहजता से जान सकते हैं कि किस प्रकार से इनके कला का विकास हुआ। अध्ययन से पता चलता है कि अब समस्त नियम निश्चित हो चुके थे। मिस्री कला के विकास क्रम को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हमें मिस्री राजवंशों की कला को देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हम छः भागों में इनके राजवंशों को विभाजित कर सकते हैं। वो 6 राजवंश यहाँ इस प्रकार से दिए गए हैं। सबसे पहला है थीनी युग, जिनके हम कालक्रम को प्रथम व द्वितीय राजवंश के रूप में मानते हैं, थीनी युग को, और जिसका समय 3000 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया जाता है। दूसरा राजवंश था प्राचीन राजवंश, जिसका समय तृतीय राजवंश से 10वें राजवंश तक माना जाता है, यानी तीसरे राजवंश से 10वें तक इसका समय रहा, और ये 2780 ईसा पूर्व से 2660 ईसा पूर्व पर्यंत ये समय रहा। तीसरा प्रथम युग एवं 11वां राजवंश को प्रथम मध्य युग एवं 11वां राजवंश माना गया। चौथा मध्य राज्य, जिसको मिडिल किंगडम के नाम से जाना गया, और 5वां नवीन राजवंश, जो 18वें राजवंश से 20वें राजवंश तक का समय था, 1570 ईस्वी से 1085 ईसा पूर्व तक। और नवीन, उसके पश्चात शुरुआत होती है नवीन राज्य की। नवीन राज्य के पश्चात की कला को 21वें से 24वें राजवंश का तक माना जाता है, जिसका समय 1805 से और 722 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित किया जाता है। अब हम इन राजवंशों की कला का विवरण अगले नेक्स्ट पार्ट में, अगले वीडियो में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।